Hello students, this is Tushar Patel, your physics expert. Welcome on MVibes. So here we are with class 9 lecture number 8. आज के इस क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ग्रेविटेशन चैप्टर को हम काफ़ी अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। अभी हम ग्रेविटेशन में एक सेकंड पार्ट चालू करने वाले हैं जिसका नाम है थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में ऑलरेडी सीख चुके कि ये ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशन कितना इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया, वो क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। फिर हमने देखा कैपिटल जी क्या है, स्मॉल जी क्या है, फ्री फॉल क्या है। फिर हमने ये भी सब कुछ जाना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी क्या हर जगह हर प्लैनेट पे अर्थ पे ही अलग अलग जगह पे सेम होता है कि अलग होता है। फिर हमने ये जाना कि मास और वेट में फर्क क्या है, मास का यूनिट क्या है, वेट का यूनिट क्या है और वेट क्यों हर जगह अलग अलग हो सकता है ना। तो पिछली क्लास में मैंने आपको एक सवाल भी पूछा था। उस सवाल में मैंने आपको पूछा था कि रॉकेट जो है वो हम ऊपर के डायरेक्शन में लिफ्ट करवाते हैं ना, रॉकेट को हम ऊपर के डायरेक्शन में लॉन्च करते हैं तभी तो रॉकेट बोला जाएगा, नीचे थोड़ी जाएगा। तो वो रॉकेट को ऊपर के डायरेक्शन में से रस्सी से खींच के तो नहीं लेके जाते, इट गोज अगेंस्ट ग्रेविटी। हाउ इज इट पॉसिबल टू लिफ्ट रॉकेट अगेंस्ट ग्रेविटी? तो वो आपके लिए सवाल था। आई होप कि आपने उस सवाल का जवाब दिया है। नहीं दिया है तो आज के इस क्लास में आपके लिए पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जिससे आपको ये सवाल का जवाब मिल जाएगा, हाउ वी आर एबल टू लिफ्ट अप सो हैवी रॉकेट अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके, सो लेट्स बिगिन with my introduction. मैं हूं तुषार पटेल, your physics expert. It's been more than 7 years I'm teaching physics and now my job here is to make physics easier for you. Okay, चलो तो ग्रेविटेशन का आगे का हिस्सा हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर अभी तक ऑलरेडी हम ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर इन सारे टॉपिक को अच्छे से सीख चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशन जिसमें हमने जाना ग्रेविटी कितना इंपॉर्टेंट है, फिर हमने देखा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फ्री फॉल देखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा, मास एंड वेट देखा, थ्रस्ट एंड प्रेशर के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि थ्रस्ट एक्चुअली में क्या होता है। फिर हम जानेंगे प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट का यूनिट क्या होता है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है। समझ में आ गया? इन चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन होने वाला है आज के इस क्लास में। बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आप अभी तक जो ग्रेविटेशन सीख रहे थे ना, अभी हम एक इसी चैप्टर के अंदर नया हिस्सा देख रहे हैं, मतलब कि एक नया पहलू पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया? तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के थ्रस्ट और प्रेशर के टॉपिक में ये 4 कंसेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं। आर यू गाइस रेडी? कम ऑन, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, आर यू गाइस रेडी? या So let's begin with the very first thing which is thrust. हम सभी थ्रस्ट को बहुत यूज करते हैं, बस हम उसको थ्रस्ट के नाम से नहीं जानते। देखिए, आप जब डे टू डे लाइफ में कहीं पे भी खिल्ला गाड़ते हो ना, कहाँ पे भी आप अगर नेल को गाड़ते हो तो वहां देखिए आप हमेशा थ्रस्ट का यूज करते हैं। कैन यू सी दिस? नेल को पकड़ा, उसके ऊपर आप हथौड़ा मारते हो, उसके ऊपर यहाँ पे आप जब हथौड़ा मारोगे तभी वो नेल अंदर जाएगा। आपने एक्चुअली क्या किया पता है? नेल का जो ये सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स दिया। समझ में आ गया? नेल का जो सरफेस है, खिल्ले का जो सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स दिया तो तभी ही वो खिल्ला अंदर गया, तभी वो नेल अंदर घुसा। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम बुलाते हैं थ्रस्ट। द फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, परपेंडिकुलर टू द एरिया। ओके, फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप इस पर्टिकुलर नेल को यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब भी फोर्स मारोगे तभी वो अंदर जाएगा। एंड दिस परपेंडिकुलर फोर्स, ये जो फोर्स है ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप लगा रहे हो हथौड़े से, उसी को हम बुलाते हैं थ्रस्ट। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। तो this particular force which is perpendicular to the surface is called as thrust. Thrust हमेशा जो होता है सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, याद रखिएगा। समझ में आ गया? तो इससे हम यूजुअली ऑब्जेक्ट को कहीं अंदर घुसा सकते हैं, कहीं मूव भी करा सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का शेप भी बदल सकते हैं। बट हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा के उसका शेप बदलने की कोशिश नहीं करते। हम सिर्फ फोर्स लगाने के बाद उसका मोशन में क्या हो रहा है उसी चीज का एस्पेक्ट पढ़ते हैं। समझ में आ गया? तो थ्रस्ट इज द सिंपल परपेंडिकुलर फोर्स, इट इज जस्ट अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ में आ गया कि नहीं? ओके, लेट्स गो अहेड। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक और एग्जांपल। ये पर्सन जो है महाशय कार को पुश कर रहे, पीछे से धक्का मार रहे, देखो। तो आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि कार के सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है।
समझ में आ गया? तो इसी को हम थ्रस्ट बुलाते हैं। सरफेस से परपेंडिकुलर है ना ये, समझ में आ गया? तो दैट इज ऑल्सो थ्रस्ट। बहुत सारे एग्जाम्पल है, अनगिनत एग्जाम्पल है, फिर भी मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दे के आपके लिए कंसेप्ट को ईजी करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। चलो, तो ये जो फोर्स लगा रहा है ये महाशय इस पर्टिकुलर कार को, वो भी एक थ्रस्ट ही है, ठीक है? लेट्स गो अहेड। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एरोप्लेन है। एरोप्लेन हवा में लिफ्ट अप कैसे होता है वो एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन हवा के अंदर ही वो आगे कैसे बढ़ता है वो देखिए। यहां पे ये एरोप्लेन हवा में आगे बढ़ रहा है, कैन यू सी दिस? ये आगे कैसे बढ़ सकता है? कोई आगे से खींच तो नहीं रहा उसको, कोई उसको धक्का भी नहीं मार रहा पीछे से, फिर भी आगे कैसे बढ़ रहा है? इज इट अ मैजिक? नो, इट इज अ साइंस। ये साइंस है। इस पर्टिकुलर साइंस में आप देख सकते हो कि ये लिफ्ट, इसको जो पीछे से आगे की तरफ कहीं ना कहीं पुश तो मिल रहा होगा ना, इसको ये जो पुश मिल रहा है उसी पुश को हम थ्रस्ट बुलाते हैं। ये थ्रस्ट की वजह से आज एरोप्लेन्स जो है आगे शिफ्ट हो पाते हैं, आगे मूव कर पाते हैं। लिफ्ट अप कैसे हो रहा है दैट इज अ डिफरेंट कंसर्न, लेकिन आगे कैसे मूव कर रहे हैं वो होता है थ्रस्ट की वजह से। देखिए यहाँ पे कि जब भी आप यहाँ पे एरोप्लेन देखते हो तो उसमें इस पर्टिकुलर एरोप्लेन इतना बड़ा होता है, इतना हैवी होता है, इतने पैसेंजर्स अंदर होते हैं, इतना सामान अंदर होता है, उन सबका वेट जो होता है ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड होता है। सिंपल है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या ऐड करता है? उनका वेट, जिसको हम सिंपल टर्म्स में ग्रेविटी भी बुला सकते हैं। ऊपर के डायरेक्शन में होता है लिफ्ट, जिससे एरोप्लेन लिफ्ट अप हुआ है, ठीक है? अभी हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? वो बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है, अभी हमारा कंसर्न वो नहीं है। अभी जब वो प्लेन आगे जाने की कोशिश करता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसके विंग्स के पास ना, ये देखो, कैन यू सी दिस? ये बड़े बड़े इंजन देख रहे हो यहाँ पे, ये रहा, देन यहाँ पे देखो ये रहा, है ना अमेजिंग? तो 3D में पढ़ने का मजा ये है कि आप आराम से यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो कि कैसा एक्चुअली में रियल में कैसा होता होगा, है ना? देखो ये रहा, कैन यू सी ऑल दिस थिंग? तो ये जो प्रोपल्शन फैन हम जिसको बोलते हैं, ये फैन पीछे के डायरेक्शन में जोर से हवा फेंक देते हैं, समझ में आया? और उसी का धक्का हमें आगे लगता है और हमारे प्लेन को आगे के डायरेक्शन में थ्रस्ट मिल जाता है। समझ में आ गया? तो ये थ्रस्ट की वजह से एरोप्लेन आगे जाता है। जब भी आगे जाएगा तो हवा तो बहुत सारी है, तो हवा का थोड़ा सा अपोजिशन ड्रैग पीछे के डायरेक्शन में रहता है, उसी की वजह से थोड़ा हमारा फ्यूल ज़्यादा बर्न होता है। अगर हवा नहीं होती तो एरोप्लेन को पीछे की तरफ ड्रैग नहीं मिलता, हम इजीली कम फ्यूल में ट्रैवल कर पाते और हमारा एरोप्लेन का खर्चा भी कम होता। बट हवा नहीं होती तो और भी कई सारे प्रॉब्लम होती ना। एनी विच वेज, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी फोर्सेस है। सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेट और ग्रेविटी, इट एक्ट्स डाउनवर्ड। दूसरा है लिफ्ट विच एक्ट्स अपवर्ड, विच इज एबल टू द फोर्स विच हेल्प्स plane to lift upward. Okay, thrust is responsible for forwarding movement of plane. plane को आगे बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? थ्रस्ट रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ गया? और ड्रैग जो है वो पीछे अपोजिशन जैसा काम करे, इट एक्ट्स लाइक अ फ्रिक्शन, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एयर। तो एयर फ्रिक्शन है, जिसको हम एयर रेजिस्टेंस भी बुला सकते हैं, जिसको हम एयर ड्रैग भी बुला सकते हैं। आई होप यू गॉट दिस। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब देना है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अभी मैंने आपको डायग्राम दिखा था, बस देखना है कि आपका मेमोरी कितना शार्प है, आपने कितना अच्छे से ऑब्जर्व किया, उस पर्टिकुलर चीज को मुझे जानना है। कम ऑन आंसर भी। यहाँ पे कुछ टाइटल्स है, वो आपको पर्टिकुलर फोर्स के नेमिंग में शिफ्ट करना है। ओके, हेल्प मी हियर। सबसे पहला ग्रेविटी। ग्रेविटी कहाँ होता है? ऊपर? नो। नीचे? हाँ, ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड ऑलवेज। देन लिफ्ट। लिफ्ट की वजह से चीजें ऊपर लिफ्ट होती है, ऊपर के डायरेक्शन में होगा। देन देयर इज अ थ्रस्ट। थ्रस्ट की वजह से ही तो आगे आया, तो थ्रस्ट ये रहा। ड्रैग इज बैकवर्ड। चलो लेट्स सबमिट इट। वाओ, इट इज करेक्ट आंसर, इट इज करेक्ट आंसर, है कि नहीं? सो लेट्स गो अहेड। समझा कि नहीं थ्रस्ट कितना जरूरी है? थ्रस्ट इज सिंपली द फोर्स विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसी को हम क्या बुलाते हैं? थ्रस्ट बुलाते हैं। थ्रस्ट बहुत यूजफुल है। हम सिर्फ एक खिल्ला गाड़ते हैं, वहां से लेके एरोप्लेन मूव करता है वहां तक, हर जगह थ्रस्ट का यूज होता है। जब भी कोई भी फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, उसी को हम क्या बुला देते हैं? थ्रस्ट बुला देते हैं। आई होप यू गॉट दिस, है कि नहीं? तो अभी थ्रस्ट का यूनिट भी हमें जानना है। वैसे मैं आपको क्यों बताऊं यूनिट? बहुत आसान है, आप ही मुझे वैसे बता दो पहले, मैं बताऊं उसके पहले,
कौन? या यू नो दिस राइट। चलो तो फिर भी एक बार डिस्कस तो कर ही लेते हैं। हमें सबको फोर्स तो पढ़ाया गया है। फोर्स क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो पर्सन है, ये महाशय अभी इस पर्टिकुलर बॉक्स को धक्का मारेंगे। आप देखो ये 3D मॉडल्स कितने खूबसूरत विजुअलाइजेशन देता है। मैं यहाँ से जैसे ही प्ले करूंगा, देखिए यहाँ से ये पर्सन जो है इसको पुश करना चालू कर देंगे। देखिए पुश कर रहा है, पुश कर रहे कि नहीं कर रहे? कैन यू सी दिस? ये पुश ऐसे ही थोड़ी होता है। व्हाट इज पुश एंड पुल? पुश और पुल क्या होता है? फोर्स होता है ना। सो अल्टीमेटली दिस गाय इज अप्लाइंग अ फोर्स, और यही फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है कि फोर्स इज व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। वी ऑल नो दिस राइट, दिस इज वेरी फेमस फॉर्मूला। तो न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला है फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इन दोनों को साथ में रख दो तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर काफी 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 बड़ा यूनिट है, तो हम उसको एक काम करते हैं, एक लेटर न्यूटन से रिप्लेस कर देते हैं। सो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आज से हम बुलाएंगे कि ये पूरा जब एक साथ दिख जाए तो हम उसको बुलाएंगे न्यूटन। जिसको हम सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखना हो तो कैपिटल एन, पूरा नाम लिखना हो तो पूरा स्मॉल में लिखना पड़ेगा, न्यूटन। समझ में आ गया? और सिर्फ फर्स्ट लेटर तो कैपिटल एन। तो फोर्स का यूनिट इज व्हाट बेटा? फोर्स का यूनिट इज न्यूटन। आई होप यू नो दिस ऑलरेडी, है ना। फिर भी अगर आपको नहीं भी पता था, मेरा काम है कि आपके लिए हर एक बेसिक चीजों को क्लियर करना, ताकि आपके दिमाग में कोई भी एक छोटा सा डाउट ना रह जाए और आप आगे जाके फिजिक्स में एकदम मास्टरी कर पाए। ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड। यहां पे थ्रस्ट के बारे में हमने पढ़ा, तो थ्रस्ट का डेफिनेशन तो यही था ना, इट इज अ फोर्स। अल्टीमेटली इट इज अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द फोर्स। लेट इट बी एक्टिंग एनीवेयर बट इट इज अ फोर्स, राइट। फोर्स का यूनिट क्या होता है? इट इज न्यूटन। दैट्स व्हाई थ्रस्ट का यूनिट भी क्या होता है? इट इज आल्सो न्यूटन। समझ में आ गया? तो हम उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करें या पूरा नाम लिखे तो स्मॉल में लिखे न्यूटन। इट इज द यूनिट गिवन आफ्टर न्यूटन। यू नो, उसको रिस्पेक्ट देना जरूरी है, उसकी वजह से हम आधा फिजिक्स आज पढ़ पा रहे हैं, है कि नहीं? तो एनी विच वेज देखो, यहां पे ये ब्लॉक है जिसका वेट भी तो सरफेस से परपेंडिकुलर लग रहा है, वो भी तो थ्रस्ट है। समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे इसका ये जो इसका वजन है वो सरफेस से परपेंडिकुलर लग रहा है, उसको भी एक तरीके से थ्रस्ट बुला सकते हैं। हम इस पर्टिकुलर बॉक्स को पुश करते हैं, वो भी उस परपेंडिकुलर सरफेस से वो सरफेस से परपेंडिकुलर लगता है, वो भी एक थ्रस्ट ही है। थ्रस्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल है। हम अभी तक क्या करते थे पता है? कि बाय डिफॉल्ट इन चीजों को फोर्स बोल देते थे। फोर्स बोलो, वेट बोलो, ये बोलो, वो बोलो, बट उन्हीं को अगर हमारे किसी काम के लिए परपेंडिकुलर टू सरफेस लग जाता है तो हम उसे थ्रस्ट बुला देते हैं। थ्रस्ट कोई नई फोर्स नहीं है, थ्रस्ट एक फोर्स ही है जो शायद किसी का वेट भी हो सकती है, जैसे यहां है। थ्रस्ट वो भी हो सकता है जिससे आप हथौड़े को मार रहे हो। थ्रस्ट एरोप्लेन का इंजन का पुश भी हो सकता है। बहुत अलग अलग फोर्सेस को थ्रस्ट का टाइटल दिया जाता है। समझ में आ गया? ये यही हो गया कि अगर मैं आज चीफ मिनिस्टर बन रहा हूं तो पर्सन तो बदल सकता है ना, बट चीफ मिनिस्टर की पोजीशन तो वही रहेगी। सो अलग अलग इंसान को वही पोजीशन दी जाती है। इसी तरह अलग अलग फोर्सेस को यही टाइटल दिया जा सकता है थ्रस्ट, जब वो परपेंडिकुलर सरफेस यूज हो जाए। समझ में आ गया? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस यूज हो जाए। तो आई होप यू गॉट दिस। थ्रस्ट का यूनिट इज न्यूटन। अभी बहुत आसान था ये सब। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, दैट्स व्हाई थ्रस्ट इज आल्सो द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड लेट इट बी एक्टिंग एनीवेयर। फोर्स तो है ही ना, वो थ्रस्ट इज अ फोर्स। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो थ्रस्ट का यूनिट भी न्यूटन ही होता है। समझा कि नहीं? तो जब हम थ्रस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं तो एक छोटा सा सवाल जिसके हिसाब से हम आगे पढ़ सकते हैं। आप जब भी सैंड पे ऐसे खड़े रहते हो ना, समंदर किनारे जाइए, बीच पे जाइए, वहां पे आप जैसे इस पे खड़े रहते हो आपके पैर गड़ने लगते हैं। इवन आप रेगिस्तान, राजस्थान जैसे कहीं डेजर्ट एरिया में जाओगे तब वहां पे भी आप देखोगे कि आपके पैर गड़ रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? पहली चीज, क्या आप यहाँ पे थ्रस्ट लगा रहे हो? तो थ्रस्ट तो हम लगा ही रहे। देखिए हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं ना सरफेस से परपेंडिकुलर, तो दैट इज अ थ्रस्ट। थ्रस्ट तो हम लगा रहे हैं, हमारा वेट ही अभी यहाँ थ्रस्ट के जैसा काम कर रहा है। समझा ना? तो हमारा वेट थ्रस्ट के जैसे काम तो कर रहा है, लेकिन ये हमारे पैर गड़ क्यों जा रहे हैं? लेकिन अगर हम लेट जाए इस पर्टिकुलर सैंड के ऊपर तो हम नहीं गड़ेंगे। ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं उस पर्टिकुलर चीज को। इस कंसेप्ट को हम बुलाते हैं प्रेशर, है ना। हमारा वेट चाहे उतना ही रह जाए जब हम खड़े हो या हम लेटे हो,
लेकिन हमारा प्रेशर दोनों सिचुएशन में अलग होता है। तो प्रेशर और वेट में फर्क क्या होता है, उस चीज को हमें यहां पे डिस्कस करना है। ठीक है, लेट्स बिगिन। ये देखिए, ये पर्सन अभी खड़े हुए हैं, दिस गाय इज स्टैंडिंग ऑन दैट सैंड, तो उसके पैर देखो गड़े हुए हैं, है ना। तो इसका वजन ऐसे लग रहा है, विच इज सरफेस से परपेंडिकुलर, तो ये थ्रस्ट लगा रहा है, बराबर है। ओके, थ्रस्ट कितने एरिया पे लगा रहा है, थ्रस्ट वो लगा रहा है बेटा सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया पे। ठीक है, ओके। यहां देखिए, ये पर्सन जो है वो लेटे हुए है, तो इस पर्टिकुलर जगह पे अभी भी उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है ना। अभी भी क्या लग रहा है बेटा, उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, उसका वजन थोड़ी गायब हो जाएगा। तो यही वेट जो है परपेंडिकुलर सरफेस है, देखो सरफेस ऐसा है, वेट ऐसा लगेगा, वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट इज अगेन नाउ एक्टिंग एज अ थ्रस्ट, यहां पे भी वेट ही उसका थ्रस्ट है, यहां पे भी वेट ही उसका थ्रस्ट है, यानी कि थ्रस्ट की वैल्यू तो दोनों जगह सेम ही रह रही है, बट यहां थ्रस्ट इतने बड़े एरिया पे लग रहा है। समझ में आ गया। सो क्योंकि दोनों जगह पे थ्रस्ट सेम है, परपेंडिकुलर फोर्स सेम है, वेट सेम है, लेकिन कितने एरिया पे ये लग रहा है वो डिफरेंट है। तो एरिया से फर्क पड़ता है क्या? जी हाँ, फर्क बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। ठीक है, आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर फर्स्ट सिचुएशन में यहां पे कम एरिया पे वही वेट लग रहा था और यहां पे ज्यादा एरिया पे वही वेट लग रहा है। इन दोनों सिचुएशन में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो हम ये एरिया का जो डिपेंडेंसी है ना, फोर्स के साथ में एरिया का डिपेंडेंसी, थ्रस्ट के साथ में एरिया का डिपेंडेंसी, उसी को पढ़ने को बोलते हैं प्रेशर। समझ में आ गया। तो आप यहां पे देख सकते हो कि इन दोनों पर्टिकुलर चीजों में इधर भी उतना ही फोर्स लग रहा था, या फिर मैं बोलूं फोर्स बोलूं, या उसको वेट बोलूं, या उसको थ्रस्ट बोलूं। आप समझ पा रहे हो कि ये सिर्फ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, अभी के लिए तीनों की तीनों वैल्यू सेम है। समझ में आ गया। इतने एरिया पे लग रहा था, यहां पे भी सेम अमाउंट ऑफ वेट लग रहा है, उसको हम वेट बोले या अगेन उसको फोर्स बुला ले, या फिर हम उसको क्यों ना थ्रस्ट ही बोल दे। तीनों की तीनों चीजें इक्वल है क्योंकि, और वो इतने बड़े एरिया पे लग रहा है। सो यहां एरिया ऑफ कांटेक्ट देखो इतना बड़ा है ना। तो इस पर्टिकुलर जगह पे सेम फोर्स बट एरिया इज लेस, और इस पर्टिकुलर जगह पे सेम फोर्स बट एरिया इज वेरी वेरी हाई। समझ गया। और इसी वजह से एक जगह पे उसके वो अंदर गड़ रहा है, एक जगह पे वो अंदर गड़ ही नहीं रहा है ना, अंदर वो डूब ही नहीं रहा है वो सैंड में। समझ में आ गया। सो फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू दी ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया, यानी कि कितने एरिया पे तुम फोर्स लगाते हो वो है प्रेशर। समझ में आ गया। सो प्रेशर इज दी फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, कितनी एरिया में कितना फोर्स है वो है प्रेशर। तो आप मुझे बताओ, यहां पहले केस में, इन दिस पर्टिकुलर केस, फर्स्ट केस, क्या फोर्स और एरिया देखोगे, फिर सेकेंड केस में फोर्स और एरिया देखोगे, मुझे बताओ किसमें फोर्स ज्यादा है? दोनों में सेम है, इसमें फोर्स जितना है इधर भी फोर्स उतना ही है, क्योंकि दोनों में बंदा सेम है, दोनों में वजन भी उसका सेम है। किसमें एरिया कम है? एरिया कम इसमें है क्योंकि वो खड़ा हुआ है, तो उसके सिर्फ दोनों पैर के सरफेस का जो एरिया होगा उतना एरिया कांटेक्ट में, बट यहां पर एरिया ज्यादा है क्योंकि वो पूरा लेटा हुआ है। समझ में आ गया। सो एरिया की वजह से वो कितना अंदर गड़ेगा वो डिपेंड करता है, इसीलिए हम उसको बुलाते हैं प्रेशर। समझ में आ गया। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज व्हाट बेटा? फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, ये जो फोर्स लगा रहा है वो तो सरफेस से परपेंडिकुलर, इसलिए तो हम उसको थ्रस्ट बुला रहे हैं। ये जो यहाँ पे वेट उसका फोर्स लग रहा है वो तो परपेंडिकुलर सरफेस है, तो उसको भी हम थ्रस्ट तो बुला सकते हैं। एनी फोर्स विच इज परपेंडिकुलर सरफेस दैट कैन बी कॉल्ड एज यस थ्रस्ट। समझ में आ गया। तो हम अगर देखें तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन जाता है, हम उसकी डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो डेफिनेशन क्या है? प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, या तो स्पेसिफिकली फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस पर यूनिट एरिया। समझ में आ गया। कितने एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है, दैट इज योर प्रेशर। समझ में आ गया। तो प्रेशर कितना होता है? जितना क्या लगता है बेटा? फोर्स लगता है। जितना फोर्स लगता है जितना एरिया होता है। ठीक है, उन दोनों पे डिपेंडेंसी होती है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज व्हाट बेटा? फोर्स अपॉन एरिया, वेयर फोर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय थ्रस्ट।
एरिया विल रिमेन एरिया ओनली, बट ये एरिया ऑफ कांटेक्ट है, कितने पे वो फोर्स लग रहा है वो एरिया। समझ में आ गया? अब मैं ऐसे करके पैर ऐसे ब्रॉड करके खड़ा रहूं तो भी उससे मेरा एरिया बढ़ नहीं जाता, क्योंकि मेरे पैर के जो नीचे का सरफेस है उतना ही वो काउंट होता है, क्योंकि मैं उतनी एरिया में फोर्स लगा रहा हूं। समझ में आ गया? तो एरिया ऑफ कांटेक्ट लेना है, वो एरिया नहीं कि वो कितने बड़े एरिया में दिख रहा है। समझ में आ गया? कितनी जगह पे वो टच कर रहा है सरफेस को, दैट इज एरिया ऑफ कांटेक्ट। जहां कांटेक्ट होता है वो एरिया। तो प्रेशर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर इज व्हाट? प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया, क्योंकि थ्रस्ट इज नथिंग बट व्हाट? Simply a force which is acting perpendicular. So pressure ज्यादा होगा जब thrust ज्यादा होगा, तो हम ज्यादा thrust लगाएंगे तो ज्यादा pressure लगेगा। लेकिन एक चीज से वो प्रेशर बदल सकता है कि एरिया पे। हमने इसके पहले के केस में, यहां के केस में, दोनों जगह पे, इसमें और इसमें, दोनों में सेम थ्रस्ट लगा था, दोनों में सेम फोर्स लगा था, फिर भी दोनों में प्रेशर अलग अलग इसलिए था क्योंकि दोनों का एरिया जो है बेटा, दोनों का एरिया अलग अलग था। मुझे बताइए एरिया के ऊपर कैसे डिपेंडेंसी है? प्रेशर के फॉर्मूला में एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। समझ में आ गया? एरिया के बढ़ने से प्रेशर का क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। तो एरिया के बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है, एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, तो यहां एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है। इसीलिए हमने ये ऑब्जर्व किया है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, कहां पे? यहां फोर्स तो दोनों में सेम थी, लेकिन इधर एरिया ज्यादा था, इधर एरिया कम था क्योंकि वो अपने पैर पे खड़ा है, यहां पे वो लेटा हुआ है, इसलिए इधर एरिया ज्यादा था। प्रेशर इज व्हाट? थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो मुझे बताइए थ्रस्ट दोनों में सेम है कि नहीं है? जी हां। तो प्रेशर किस में ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर इसमें ज्यादा होगा क्योंकि इधर एरिया कम है। तो एरिया कम कहां है? इसमें। तो इसमें प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो क्योंकि यहां पे फोर्स दोनों में सेम है, एरिया इसमें कम है, इसलिए प्रेशर इसमें ज्यादा होगा, एरिया इसमें ज्यादा है, इसलिए प्रेशर इसमें कम होगा। समझ में आ गया? तो जितना आप बड़े एरिया पे फोर्स लगाओ उतना प्रेशर कम होगा, जितना आप छोटे एरिया पे फोर्स लगाओ उतना प्रेशर ज्यादा होगा। इसीलिए आप कभी भी नाइफ यूज करते हो, चक्कू यूज करते हो, छुरी यूज करते हो, उसमें देखिएगा नेल कटर के अंदर भी छोटा सा एकदम नीचे का सरफेस एकदम पतला होता है, क्योंकि वो एरिया हम फोर्स ज्यादा ना लगाए, इसीलिए वहां एरिया बहुत छोटा कर दिया जाता है ताकि फोर्स अपने आप ज्यादा इफेक्ट कर पाए। समझ में आ गया? हमारा प्रेशर दो चीजों पर डिपेंड करने वाला है, एक है थ्रस्ट यानी कि फोर्स, और दूसरा है एरिया। अगर हमें फोर्स ज्यादा नहीं लगानी ना तो एरिया को बहुत कम कर दो। जैसे एरिया कम करोगे थोड़ी सी फोर्स में भी बहुत ज्यादा प्रेशर मिलेगा। तो आप चक्कू को सिर्फ रखते हो, अपने आप चीजें कटना चालू हो जाती है, अगर वो अच्छे से धार किया हुआ है तो क्यों? क्योंकि वहां पे एरिया ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि चक्कू बहुत शार्प होता है तो वहां एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है? बहुत 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 कम है। इसीलिए प्रेशर क्या हो जाता है? बहुत 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 ज्यादा हो जाता है। समझे कि नहीं बेटा? तो दिस इज द मैजिक ऑफ प्रेशर। इसी की वजह से आज हम सारी चीजें काट पाए। हम इस पर्टिकुलर प्रेशर की वजह से काफी सारी रियल लाइफ प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टैंक्स जो होते हैं ना, आपने कभी भी टैंक्स देखे होंगे तो उसके व्हील के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो चेन लगी हुई है ना। तो व्हील के यहाँ पे ये पूरी की पूरी, ये देखो यहाँ पे उसके व्हील सारे चेन से जुड़े हुए होते हैं। तो सवाल यही है कि क्यों ऐसा होता है कि टैंक्स चेन से क्यों जुड़े हुए होते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ व्हील होते ना तो व्हील ही सिर्फ टच करते ग्राउंड को, और व्हील का एरिया इतना बड़ा नहीं होता जितना अगर हम नीचे चेन लगाते तो उससे एरिया बनेगा कांटेक्ट वाला। ठीक है? तो हम चेन्स इसलिए लगाते हैं ताकि एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाए। एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो व्हील के वो जो पूरा टैंक है वो बहुत हैवी होता है, उसका वजन तो हम कम नहीं कर पाए, लेकिन हम उससे जो प्रेशर लगता है जमीन पे वो तो कम कर पाए। क्योंकि अगर हमने प्रेशर जो जमीन पे लग रहा है वो कम कर दिया तो ये कोई भी टेरेन में आराम से चल पाएगा। देखो कितना कादव कीचड़ वाला रास्ता है, फिर भी आराम से वो इधर से उधर जाने के लिए कैपेबल है। हम कंसीडर नहीं कर सकते ना कि वॉर में हमें एकदम प्लेन रोड ही मिलेगा, है ना। तो हमारे लिए हमारा जो टैंक है वो कोई भी जगह पे चल पाए ऐसा होना चाहिए। इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखते हुए हमने नीचे व्हील के साथ में चेन भी लगा दी पूरे के सारे व्हील को ज्वाइन करती हुई, ताकि एरिया बढ़ जाए तो उस पर्टिकुलर टैंक का वजह से जो प्रेशर बन रहा है वो
कम हो जाए। समझ में आ गया? हम वेट को नहीं बदल रहे, वेट उतना ही है, लेकिन एरिया को बढ़ा के हम अपने आप उसके जो प्रेशर लग रहा है जमीन पे ना, उसको कम कर देते हैं। तो इसी चीज को अगर मैं आपको 3D विजुअलाइजेशन की मदद से समझाऊं तो आप देखिए यहाँ पे, अगर हमारे पास में ये व्हील के ऊपर चेन ना होती तो देखो व्हील का एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो इतना ही है, गड़ जाता सीधा वो तो अंदर ही अंदर। समझ में आ गया? तो ये सारे व्हील गड़ जाते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर चेन लगा देते हैं ना, तो चेन लगाने से ये पूरे के पूरे ऐसी चेन आ जाती है इस तरह से, ठीक है। तो ऐसी चेन की वजह से देखो ना सरफेस एरिया कितना बढ़ गया है। समझ में आ गया? क्योंकि व्हील का तो एक ही पॉइंट टच होता है ना, यहां 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 यहां, लेकिन हमारे चेन लगाने से ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये सब इंक्लूड हो गया। क्योंकि एरिया बढ़ जाता है, प्रेशर अपने आप कम हो जाता है, बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। गॉट दिस ना? चलो, आसान है, बहुत आसान है फिजिक्स को समझना। वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, फिजिक्स रियल लाइफ में बहुत हेल्पफुल होता है। आप कभी भी मैजिक शो में जाते हो, काफी बार उन लोग क्या करते हैं, ऐसे नेल पे आपको सो के बताते हैं, देखो, और आप हो लगेगा नहीं क्या बेटा, फिजिक्स है उसके पीछे, देखो यहाँ पे ऐसे किसी भी नेल के बेड के ऊपर, ये नेल का जो बेड है उसके ऊपर सोने के लिए हम फिजिक्स का सिंपल कंसेप्ट यूज करते हैं, उसको हम बुलाते हैं क्या? प्रेशर। यस, प्रेशर। क्योंकि जब हम नेल बेड पे सोते हैं तो हमारा वेट ही अभी भी डाउनवर्ड फोर्स है। हमारा वेट क्या है बेटा? डाउनवर्ड फोर्स है। ये हमारा वेट है जो अभी नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। इसी को हम फिर क्यों ना फोर्स बोल दे, इसी को हम क्यों ना थ्रस्ट बोल दे, सब कुछ सेम ही है, लेकिन ये थ्रस्ट अभी इतने एरिया में डिवाइडेड है। इसी की वजह से एरिया जो है अभी वो ज्यादा है, इसीलिए प्रेशर जो है एरिया के ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम हो गया है। क्योंकि यहां प्रेशर कम है, कोई भी खिल्ला आपको चुभेगा नहीं। बट फिर भी ये थोड़ा सा ध्यान से ट्राई करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि आप अगर कहीं पे भी इस पे बैठने गए या थोड़ा आप उसके ऊपर खड़े रह के फिर लेटने गए, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उस केस में आप कम एरिया में ज्यादा वेट, मतलब कम एरिया में अपना वेट इंक्लूड कर रहे हो। इसकी वजह से क्या होगा, एरिया जैसे ही कम हो गया, थोड़ी भी देर के लिए एरिया कम हो गया ना, वहां पे अपने आप प्रेशर बढ़ जाएगा और आपको वो खिल्ले चुभने लगेंगे। समझ में आ गया? आपकी स्किन के ऊपर अपने आप वो खिल्ले चुभ जाएंगे। तो ऐसा ट्राई मत करिए, ये हम फिजिक्स एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये जब हम नेल बेड पे सोते हैं तो हमारा वेट जो है वो पूरे एरिया में डिवाइड हो जाता है। इसी वजह से हम मिट्टी के ढेर में अंदर नहीं धस जाते, और उसी वजह से हम यहाँ पे नेल बेड पे आराम से सो पाते हैं बिना वो नेल बेड हमारे हाथों में, पैरों में, हर जगह चुभे हुए। समझ में आ गया? क्योंकि हमारा वेट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। समझ में आ गया कि नहीं? इट इज ईजी, सो ईजी, राइट? तो आपके लिए सवाल है, आप मुझे बताएं, ये एक बॉक्स है, ये एक चेयर है, दोनों इक्वल एरिया में बैठी है। यहाँ का ये जो एरिया है ना, दिस एरिया, इतने एरिया में जो है वो ये बॉक्स भी उतने एरिया में है। मुझे बताइए कि कौन, चेयर या बॉक्स, कौन ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा? दोनों का वेट सेम भी मान लो ना, फर्क नहीं पड़ता, बताओ कौन ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा? तो मुझे पता है कि इसका एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट भी इतना ही है जितना उसका ये एरिया है। आप चेयर को यहां से ऊपर से देखोगे ना, ऊपर से देखने पे ऐसा लगता है, ये चेयर को देखो यहां से, ये पूरी की पूरी चेयर जो है उसको आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगता है कि उसने तो ये पूरा का पूरा एरिया कवर किया हुआ है। इतना ये ऊपर से देखने पे लग रहा है उसने कवर भले किया है, लेकिन टच हर जगह नहीं किया है। टच तो सिर्फ यहाँ 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 चार ही जगह पे किया है। तो इसमें एरिया जहां कांटेक्ट हो रहा है वो बहुत कम है, तो यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। तो हमें यही बताना है कि प्रेशर कौन ज्यादा लगाएगा, मोर प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा? तो ऑब्वियसली चेयर हो जाएगा। लेट्स सबमिट दिस आंसर। वाओ, इट इज करेक्ट आंसर, इट इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट दिस, है ना? इट इज अमेजिंग ना? तो प्रेशर इज सिंपली अ फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स ऑन एरिया, ठीक है? इट्स सिंपली फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर सरफेस ओवर पर यूनिट एरिया। कितना एरिया है उसके ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है। आपको कम फोर्स लगानी पड़े, उसीलिए हम चक्कू को एकदम धारदार कर देते हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि वो धारदार है, वो अंदर जा रहा है, वो चीजों को काट पा रहा है, वो इसलिए चीजों को काट पा रहा है क्योंकि आप कम फोर्स पे भी उसमें ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत कम है।
समझ में आ गया? तो वही रीजन है कि क्यों चक्कू एकदम कोई भी चीजों को काट डालता है जो आप हाथों से नहीं काट सकते, वरना तो आप हाथ से ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पे एरिया जो है ना वो ज्यादा है, इसीलिए हाथ से आप अगर आप ऐसे करोगे तो वो एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम अप्लाई कर रहा है, तो चीज अंदर कट ही नहीं रही है। लेकिन अगर वही चक्कू हो तो वहां पे एरिया बहुत 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 कम है, तो फोर्स उतनी ही रहे लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो चीजें कट जाती है। प्लीज ऐसा ट्राई मत करेगा, थोड़ा सा चक्कू से दूर ही रहने का, है ना। चलो, तो प्रेशर के बारे में हमने जान चुका, एक और छोटा मोटा एग्जांपल लेते हैं, देन विल अंडरस्टैंड द यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, लेट्स गो अहेड। सो हाउ कैन अ टायर विथस्टैंड सो हैवी व्हीकल्स? अब देखो, व्हीकल्स की बहुत वजन होती है। अभी ये छोटे छोटे 4 टायर भी पूरा व्हीकल का वजन उठा लेते हैं। अगर ट्रक होता है तो ट्रक भी काफी हेवी होता है, लेकिन उसमें कुछ टायर डबल 2-2 टायर के जॉइंट किए होते हैं, काफी बार उसमें 6 टायर का ग्रुप होता है, तो अलग अलग टायर हम एक्स्ट्रा टायर भी रख देते हैं ताकि वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। बट कैसे हमारे टायर इतना वजन झेल पा रहे हैं? क्योंकि टायर के अंदर तो सिर्फ हवा है ना, टायर के अंदर एयर है, और वो एयर इतना सारा वेट कैसे अकेले मैनेज कर पा रहा है, कैसे इतना सारा हैवी व्हीकल उठा पा रहा है? चलिए उस चीज को जानते हैं, है कि नहीं। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टायर्स आर एबल टू विथस्टैंड वेट ऑफ दिस हैवी व्हीकल। ओके, तो आप ये टायर है आपके लिए, इस पर्टिकुलर टायर के अंदर आप हवा होती है। जैसे आप अंदर देखोगे तो हवा के जो पार्टिकल्स है वो कितने सारे हैं ना, एयर के जो मॉलिक्यूल्स है अंदर वो कितने सारे हैं, यहाँ पे हर जगह एयर के मॉलिक्यूल होंगे, तो ये पूरे के पूरे टायर में हर मॉलिक्यूल को वो प्रेशर मिलेगा। समझ में आ गया? हर मॉलिक्यूल उस पर्टिकुलर प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल होता तो अलग बात है, यहाँ पे लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स एक साथ में उस पर्टिकुलर टायर को फुगा के रख रहे हैं, वो टायर को बना के रख रहे हैं, और टायर इसीलिए दबता नहीं और हम आराम से चल पाते हैं। टायर पूरा का पूरा कार का वजन भी लिफ्ट अप कर पाता है। समझ में आ गया? हमारे अंदर एयर पार्टिकल्स जो होते हैं ये टायर के अंदर, वो पूरा का पूरा वेट जो है वो विथस्टैंड कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या हो जाता है बेटा, प्रेशर जो होता है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर व्हील के अंदर जितना वजन से आ रहा है ना उसके ऊपर प्रेशर, उतना ही प्रेशर ये पर्टिकुलर पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स का कोलिजन, मॉलिक्यूल्स आपस में विथस्टैंड कर पाता है। क्योंकि ऐसा कर पाते हैं, हम इतना हैवी कार भी आपस में, हम इतना हैवी कार भी ये व्हील्स की मदद से उठा पाता है। ठीक है, चलो, क्योंकि अगर हम सफिशिएंट प्रेशर टायर में नहीं बना के रखे तो वहां पे लो प्रेशर होगा तो टायर डैमेज हो जाएगा, क्योंकि वो टायर ज्यादा घिस रहा है, और अगर हाई प्रेशर होगा तो टायर उधर ही फट जाएगा। इसीलिए काफी बार ऐसा भी कहा जाता है कि गर्मी जब होती है ना, तो गर्मी की वजह से, हीट की वजह से गैस थोड़ी एक्सपांड होती है, तो जो प्रेशर ऑलरेडी लग रहा है उससे ज्यादा प्रेशर हो सकता है। तो उस केस में आपको टायर में हवा थोड़ी सी कम भरानी चाहिए गर्मी में, ताकि आपका गैस अगर एक्सपांड भी हो गर्मी में तो उस रीजन की वजह से वो टायर फट ना जाए। समझ में आ गया? क्योंकि वो टायर में तो एक लिमिटेड स्पेस है, उसमें आपने बहुत कंप्रेस कर करके हवा भरी है, मतलब गैस को ना बहुत दबा दबा के भरा हुआ है। जैसे ही वो गैस एक लिमिट से ज्यादा हो गया टायर फट सकता है। समझ में आ गया? ये गैस का कंप्रेशन कितना खतरनाक होता है, आपने कभी देखा होगा, ये जो हमारे घर पे लोहे के सिलेंडर आते हैं ना, वो लोहे के बने हुए हैं, वेल्डिंग की हुई है उसके ऊपर, इतने मजबूत है, फिर भी अगर वहां पे नजदीक में आग लग जाए ना तो सिलेंडर गर्म हो जाता है। सिलेंडर गर्म होने की वजह से अंदर की जो गैस है वो एकदम दबा दबा के भरी हुई है, तो गैस कंप्रेस्ड है, वह वो गैस जिसके आजू बाजू की हीट की वजह से अगर वो गर्म हो जाए तो वो एक्सपांड करती है, और उसकी एक्सपांशन की वजह से पूरा सिलेंडर भी फट सकता है। समझ में आ गया? सिलेंडर फटता है इसीलिए क्योंकि अंदर की गैस एक्सपांड करती है। समझ में आया? सिमिलरली टायर के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो हम इसीलिए इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, मैनोमीटर बोलते हैं, आप कभी भी जाओगे टायर का हवा भराने तो वो बंदा ये यूज करता है, जिससे वो प्रेशर मेजर करता है कि अंदर कितना प्रेशर है, और वो प्रेशर को प्रॉपर मेंटेन रखना जरूरी है, अदरवाइज टायर भी फट सकता है, टायर भी ब्लो कर सकता है। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हम गैस को कैसे यूज करते हैं, एयर को कैसे यूज करते हैं, ताकि हम इंपॉर्टेंट काम कर पाए। समझ में आ गया? प्रेशर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये प्रेशर के बारे में हमें बहुत अच्छा आइडिया दिया था पास्कल ने, ही इज अ पास्कल। तो हमें पास्कल ने बताया कि ये प्रेशर जो है
वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया होता है, और ये फोर्स का यूनिट जो होता है, फोर्स का यूनिट इज न्यूटन, एरिया का यूनिट इज मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आज से हम इसको बुलाएंगे पास्कल। तो आप या तो उसको कैपिटल पी बोलो या तो पूरा स्मॉल में PASCAL ऐसा पास्कल बोल दो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ओके, सो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। याद रखेंगे हम इसको कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। समझ में आ गया। तो एक दिन ऐसा ही हुआ था, ये एक काफ़ी फेमस स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। सारे के सारे साइंटिस्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, कोई भी साइंटिस्ट का नाम ले लो, फिर वहाँ पे सब लोग अंताक्षरी खेल रहे थे स्वर्ग में जाके। तो सबका छुपने का टाइम आया, तो आइंस्टाइन की बारी आई कि वो पकड़ेगा। तो न्यूटन ने स्मार्टनेस दिखाया, न्यूटन वॉज वेरी स्मार्ट। वो क्या कर दिया, एक छोटा सा बॉक्स बनाया, ऐसे करके उसने एक छोटा सा बॉक्स बनाया यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का, है ना, जिसको हम 1 मीटर स्क्वायर का एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे जाके न्यूटन भाई साहब खड़े हो गए। फिर आइंस्टाइन ने आके बोला थप्पा, न्यूटन ने बोला नहीं, गलत जवाब। क्यों? क्योंकि न्यूटन जो है वो तो मीटर स्क्वायर के ऊपर खड़ा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, वो तो पास्कल होता है। तो न्यूटन थप्पा नहीं बोलना था, पास्कल थप्पा बोलना था। ठीक है, तो ऐसी एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने बचपन में सुनी थी। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको याद रखना है, इट इज व्हाट, पास्कल। ठीक है, पास्कल होता है PASCAL। सॉरी, तो मैंने आपको यहाँ पे एक जो चीज बताई उसमें एक हल्का सा चेंज है कि पास्कल का हम जब अकेला यूनिट लिखते हैं तो PA लिखते हैं, कैपिटल P स्मॉल है, या पूरा नाम लिखोगे तो PASCAL पूरा स्मॉल में, ये P भी स्मॉल में ही होगा। ठीक है, तो ये पास्कल होगा, और सिर्फ अगर उसका सिंबल लिखना है तो PA लिखेंगे, नॉट जस्ट कैपिटल P। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। न्यूटन में कैपिटल N होता है और यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल हो जाता है, दैट इज PA। ओके, चलो हम समराइज करते हैं इस पर्टिकुलर चीज को कि हमने प्रेशर के बारे में देखा, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल। पास्कल क्या होता है, PA से रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल P स्मॉल है, और पूरा नाम लिखोगे तो सब कुछ स्मॉल में लिखो, दैट इज एज इजी एज दैट। आई होप यू गॉट दिस, है ना, बहुत आसान है ये प्रेशर को समझना। और इसी प्रेशर की वजह से आप कभी भी देखोगे बहुत यूजफुल एप्लीकेशन होता है। मैंने आपको समझाया कैसे चक्कू कितना धारदार है, उससे हम नहीं चीजें काट पा रहे, चक्कू कितना प्रेशर लगा पा रहा है, उससे हम चीजें काट पा रहे, नाइफ कितना प्रेशर लगा पा रहा है, उससे हम चीजें काट पा रहे, कैसे हमारे टायर्स जो होते हैं उसके अंदर सिर्फ गैस भर के हम पूरे के पूरे व्हीकल को उठा पा रहे, हमने क्यों टैंक के नीचे चेन रखे व्हील्स के साथ में, क्यों ऐसा किया हमने, फिर हम किस तरह से व्हीकल को पुश करते हैं तो वो कहाँ थ्रस्ट होता है, हमने थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में सब कुछ जान लिया यहाँ पे। तो आपको एक छोटा सा सवाल का जवाब देना है ना, आपको जवाब देना है कि ये जो यहाँ पे कैमल्स दिख रहे हैं, कैमल्स को हम अच्छा एक बहुत बढ़िया नाम दिया, हमने उनको बोला है शिप ऑफ डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट में सब लोग इसी के ऊपर बैठ के सवारी करते हैं, है ना, उनको ज़्यादा पानी, ये कैमल्स को ज़्यादा पानी भी नहीं लगता, वो पानी अंदर स्टोर भी करके रखते हैं, और कैमल्स जो है डेजर्ट में सिंक भी नहीं होते हैं। कैमल्स जब डेजर्ट में चलते हैं तो उनका पैर ढस नहीं जाता, जबकि हमारा पैर जो होता है ना थोड़ा थोड़ा ढस जाता है। तो कैमल्स का पैर क्यों नहीं ढसता, वाई डजंट द शिप ऑफ द डेजर्ट एवर सिंक? ये है आपका सवाल आज के क्लास के लिए। आपको मुझे इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, और जिनका भी सवाल का जवाब सही होगा मैं उनके कमेंट को हार्ट दिलाऊंगा, और आप लोगों को ये पर्टिकुलर क्लास को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर करना है, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पे आप जो सीख रहे हो सब 3D मॉडल्स विजुअलाइजेशन के साथ सीख रहे हो, कुछ भी चीजें आपको इमेजिन नहीं करनी पड़ रही, हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं ऑन द स्क्रीन, एंड दैट मेक्स फिजिक्स ईजी। इसी की वजह से आपका सब्जेक्ट इजी होता है, आप एग्जाम में इन सारी चीज़ों को कलेक्ट कर पाओगे। आपको इन सारी चीज़ों का फायदा ना एग्जाम के दिन पता चलेगा, अरे हाँ ऐसा डायग्राम दिखा था 3D वाला सर ने, जिसकी वजह से आज मेरा आ गया काम, है ना। तो ये आप लोगों को खुद अगर ये सारी क्विजेस देखनी है, ये सारे लेक्चर्स, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के डाउट्स को देखना है, तो आप हमारे mBibe ऐप के ऊपर जा सकते हो। mBibe ऐप इज फ्री टू डाउनलोड, उसके अंदर आपको अभी भी कुछ भी पे नहीं करना है, एवरीथिंग इज फ्री देयर। आपको सिर्फ mBibe ऐप के ऊपर जाना है, वहां पे आप लॉग इन करिए, आपको आपके क्लास के रिलेटेड हर एक टॉपिक का लेक्चर मिल जाएगा, एक्सप्लेनर वीडियोस मिल जाएंगे, आप जो कंसेप्ट सीखना चाहो सीख लो। आप चाहो तो प्रैक्टिस टेस्ट दे दो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, आपका जो रिजल्ट आएगा उसके बेस्ड हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको समझेगा
कि आपका ये टॉपिक स्ट्रांग है, ये टॉपिक वीक है, इसमें आप ज़्यादा सोच रहे हो, इसमें आपको ईजिली आ रहा है सवाल, तो आपको उस हिसाब से आगे क्या करना है उसका गाइडेंस देगा, है ना। और एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल फीचर ऑन एमबाइब जिसको हम बोलते हैं अचीव। आपको बस परसों टेस्ट है, उसमें गोल सेट करो कि मेरे को ये टॉपिक खत्म करने का है। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको गाइड करेगा कैसे आप आपके गिवन टाइम ड्यूरेशन में उस टॉपिक को कंप्लीट कर पाओगे। उसके लिए आपको कौन से वीडियोस देखने हैं, उसके लिए आपको कौन सी टेस्ट देनी है, उसके लिए आपको कौन से फॉर्मुलेज याद रखने हैं, सब कुछ आपको हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएगा, ताकि आपको कहीं पे भी गाइडेंस की कमी ना रहे। ऑनलाइन पढ़ते हो ना तो पर्सनल अटेंशन थोड़ा सा कम हो जाता है आपके लिए, तो आपको पर्सनल अटेंशन पूरा देने के लिए हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमेशा आपकी मदद करता है। तो अभी ही एमबाइब ऐप डाउनलोड करो और जल्दी से जल्दी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को बोलो कि ज्वाइन एमबाइब नाउ। टिल देन कीप एमबाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.